Welcome to all of you. Hope so you all are fine and doing very well. तो आज हम जो है जीआईटी सर्जरी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है एंड दैट इज योर एसोफेगस। तो एसोफेगस के जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। आज जो है हम कुछ हिसाब डिस्कस कर लेंगे, कुछ जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी इन वेकेशंस में जो है मैं जीआईटी सर्जरी जो है वो कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करूँ। फिर हमारे जो माइनस से रह जाएंगे तो वो इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट एनी डिले जो है हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज योर अनाटमी। तो सबसे पहले तो आपको एसोफेगस की जो वो अनाटमी पता होनी चाहिए। सर्जिकल डिजीज जितनी भी हैं उनसे रिलेटेड जो आपको अनाटमी पता होनी चाहिए बिकॉज ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो सर्जिकल प्रोसीजर में आपको पता होना चाहिए वेस्कुलेचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है इनमें। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अनाटमी जो है आपकी फिंगर टिप्स पर जो है होनी चाहिए। मेडिसिन से रिलेटेड आपके लिए पैथोलॉजी जो है वो और फार्माकोलॉजी जो है और जिसको फिजियोलॉजी आती है उसके लिए पैथो बहुत इजी है। पैथो है साथ में फार्मा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपने पैथो पर रिलाई करना होता है। तो अनाटमी में जिसने सर्जरी में जाना है उसके लिए अनाटमी फिंगर टिप्स पर होना लाजमी है और जिसने मेडिसिन में जाना है उसके लिए जो पैथो का फिंगर टिप्स पर होना जो है वो बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द एसोफेगस। सो एसोफेगस इज योर अबाउट 25 सेंटीमीटर, इट इज अ फूड पाइप। ठीक है, एंड इट लाइज पोस्टीरियर टू योर ट्रैकिया। ठीक हो गया। अब ये जो आपका एसोफेगस है इट स्टार्ट फ्रॉम द C6 लेवल्स। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग एससीपीएस। ठीक है, एनआरई में जो है में भी आपसे ना पूछा जाए कि एसोफेगस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन एफसीपीएस में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बहरहाल आपने दोनों को मद्देनजर रखते हुए रिकॉल क्वेश्चन की जो है वो तैयारी करनी है। इट इज अ काइंड ऑफ रिकॉल क्वेश्चन, नॉट अ क्लिनिकल सिनेरियो। ठीक है, अच्छा, आपका जो एसोफेगस है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। आपका सर्वाइकल पार्ट होता है, आपका जो है थोरेसिक पार्ट होता है और आपका जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं पार्ट से रिलेटेड जो है आपकी कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, एसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन है और वो टोटल तीन है। सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम सर्कोफ्रेंजियस कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। थोरेसिक लेवल पर एक कंस्ट्रिक्शन होती है एंड एब्डोमिनल लेवल पर जो एक कंस्ट्रिक्शन होती है। अब ये कंस्ट्रिक्शंस हैं क्या, ये बेसिकली एनाटॉमिकली नैरोइंग पार्ट्स पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज योर एसोफेगस। ठीक है, इसकी पहली कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। ठीक है, दूसरी फिर यहाँ पर है। ठीक है, फिर जो तीसरी है वो आपका LES होता है। ठीक है, दीज आर द कंस्ट्रिक्शंस। और इन कंस्ट्रिक्शन में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो दो है और वो दो ये है, पहली आपने याद रखनी है लाजमी और जो है थर्ड जो है वो याद रखनी है। बिकॉज ऑफ जो आपने बातें याद रखनी है, सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन हैज एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ योर होल जीआईटी। इट्स इज द narrowest पार्ट ऑफ जीआईटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है मतलब यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ क्लिनिकल रेलिवेंस भी होगी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होगी। और वो क्या है, वो ये है कि एक पेशेंट, एक बच्चा आपके पास फॉरेन बॉडी इंजेक्शन के साथ आता है। अब वो जो फॉरेन बॉडी इंजेक्शन है, लाइक मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका है बचपन में। 1 रुपए वाला जो बड़ा सिक्का आता था वो मैंने इंजेस्ट कर लिया था और वो शुक्र है कि मेरे गले में जो है वो अटक गया हुआ था, नीचे नहीं गया था। ठीक है, तो वो जो नीचे क्यों नहीं गया था, बिकॉज ऑफ आपका जो सर्वाइकल पार्ट होता है दैट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ योर एसोफेगस। ठीक है, होल जीआईटी। ठीक है, और ये फॉरेन बॉडी की मोस्ट कॉमन जो साइट है इम्पैक्ट होने की, वो अगर हम एसोफेगस को देखें तो वो आपकी ये है सर्कोफरेंजियस कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि फॉरेन बॉडी जो है मोस्ट कॉमनली जो इम्पैक्ट होती है एसोफेगस में वो इस पॉइंट पर होती है। ठीक है, अगर पेशेंट बच्चा आता है आपके पास तो आपने जो है रिमूव कर देना है। लेकिन हाँ, अगर वो जो जो भी इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी होगी वो अगर इस कंस्ट्रिक्शन से नीचे चले जाए, ठीक है, रिगार्डलेस अनलेस अगर वो बैटरी नहीं है तो आपने फिर जो है वो ऑब्जर्वेशन करनी है बस। ठीक है उसकी। लेकिन हाँ, अगर बैटरी इंजेस्ट की है
तो वो corrosive इंजरीज करवा सकती हैं। अल्कली बैटरीज आर वेरी वेरी डेंजरस होती हैं, ठीक है। और आपकी जो एसिडिक जो होती हैं, बेसिकली आपकी जो बैटरीज होती हैं वो मोस्टली जो अल्कली ही होती हैं। तो बैटरी जो है वो अल्कली डैमेज करवाएंगी, एंड अल्कली डैमेज इज फार मोर डेंजरस देन द एसिड डैमेज, ठीक है। वो कोएगुलेशन करवा देगी, नेक्रोसिस करवा देगी, तो वो ज्यादा खतरनाक है। जो एसिडिक नेचर की क्रोसिव इंजरीज होती हैं वो अल्सरेशन जरूर करवाती हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अल्कली वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती जितनी की अल्कलीज होती हैं, ठीक है। तो अगर तो अल्कली कोई बटन बैटरीज के साथ आता है पेशेंट इंजेक्शन के साथ, ठीक है, तो अगर वो इंजेस्ट कर लेता है तो आपने उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, आपने पूरा ट्रीटमेंट करना है। आपने वो बैटरीज है वो बाहर निकालनी है, लेकिन अगर कोई और चीज है फिर आपने ऑब्जर्वेशन के लिए फॉलो अप कर देना है, ठीक है। अगर तो आपकी फॉरेन बॉडी इस कंस्ट्रक्शन से नीचे चलेगी, लेकिन अगर इस कंस्ट्रक्शन पर आप देख रहे हो तो आपने जो है वो उसको निकाल लेना है बाहर, ठीक हो गया। उसके बाद जो बात आपने याद रखनी है कि आप एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हो, ठीक है, अपर जीआई हेमरेज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब वो परफॉर्म करते हो तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एसोफेजियल परफोरेशन जो है वो ये साइट है, बिकॉज ऑफ जब यहाँ से आप एंडोस्कोपी पास करोगे तो चांसेस है यहाँ पर एट्रोजेनिक परफोरेशन ऑफ द एसोफेगस होगा, बिकॉज ऑफ इट इज अ नैरोएस्ट पार्ट, और यहाँ पर आप जो है थोड़ा बहुत प्रेशर भी लगाओगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन। तो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आज नहीं कल के टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे कि एसोफेजियल परफोरेशन होती क्या है, बोर हाफ सिंड्रोम क्या होता है, या हाइड्रोजेनिक परफोरेशन क्या होती है, ठीक हो गया। तो ये जो दो बातें हैं रिगार्डिंग सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन ये आपने नहीं बोलनी, ठीक है। इट हैज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस। एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस हमने देख ली है। अब फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। अब प्रेशर हाई होने का मकसद ये है कि योर एसोफेगस ओनली अलोज दोज थिंग्स, ठीक है, जो कि आपके मैदे में जानी है। लाइक आप फूड खाते हो, पानी पीते हो, तो वो आपके मैदे में जानी है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी चीज जो है वो आपका जो एसोफेगस है वो उसको अलो नहीं करता। लाइक एयर की जो एंट्री है वो भी जो है अलो नहीं करता, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये कंस्ट्रिक्ट रहता है, रिमेन द यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन रहती है। दैट्स वाई कि आपका जो सिर्फ फूड है सिर्फ वही अलो होता है फूड पाइप में, कुछ बाकी कुछ भी नहीं अलो होता, ठीक हो गया। ये इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात जो आपका जो थर्ड है उसको हम कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इट हैज वेरी वेरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि आपने एक बात तो ये याद रखनी है कि इट हैज अ प्रेशर ऑफ 10 to 25 मिलीमीटर ऑफ एच, ठीक है। अगर तो आपका एल ई एस टू फ्रीक्वेंटली रिलैक्स होता है दैट विल लीड टू अ गर्ड, टू फ्रीक्वेंटली, जिसको हम ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। आगे हम गर्ड में इस चीज को देखेंगे कि एक्शन में होता क्या है और ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है आपकी गर्ड में, ठीक है। दूसरी बात एक यह बात होगी कि अगर ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हो तो आपको गर्ड हो सकता है। दूसरी बात आपने एलईएस से जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि डजंट रिलैक्स, ठीक है। अगर ये रिलैक्स नहीं होगा तो ये एक कंडीशन को जन्म दे देगा, दैट इज योर एक्लेजिया कार्डिया। आप देखोगे आपका एसोफेगस है वो कंस्ट्रिक्ट रहेगा, और ये बीक बर्ड बीक की जो अपीयरेंस रहेगा इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो फूल जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेगा एसोफेगस भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ फूड जो है वहां पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो नीचे जा ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्ट रहता है आपका एलईएस, ठीक है। तो आपको जो है ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एलईएस से रिलेटेड आपने दो बातें याद रखनी है कि अगर तो इसकी ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन हो तो गर्ड होगा, अगर इसकी रिलैक्सेशन ना हो तो आपको एक्लेजिया कार्डिया होगा जो कि मोटिलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है रिगार्डिंग दीज कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दूसरी बात आपने जब एंडोस्कोपी करनी है तो एंडोस्कोपी करते वक्त मैंने आपको बताया कि जो टोटल लेंथ ऑफ द एसोफेगस है वो एवरेज 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आपने एंडोस्कोपी करनी होती है तो आपने हमेशा लेंथ जो है वो फ्रॉम द इंसाइजर जो है वो मेजर करनी होती है। तो जब आप सर्वाइकल तक जाओगे फ्रॉम द इंसाइजर तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। जब आप थोरेसिक कंस्ट्रक्शन तक पहुंचोगे तो वही डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होगा। और जब आप एब्डोमिनल कंस्ट्रक्शन पर पहुंचोगे जो कि एलईएस है वहां पर आपका जो डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर होगा। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी आपने जो है इस तरह से याद रखनी है। आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना देना कि आपका जो एसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर वो C6 के लेवल से लेकर एलईएस तक है, ठीक है, इंसाइजर से नहीं है, ठीक है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ
तो आपका एसोफेगस है वो मसल से बना हुआ है, और मसल की कितनी लेयर्स है, आपने 4 लेयर्स याद रखनी है। फर्स्ट वन इज योर, जो इनर साइड है वो म्यूकोजा होती है, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोजा, एंड रिमेंबर वन थिंग, सब म्यूकोजा इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखनी है, सब म्यूकोजा के बाद आपकी जो है वो मस्कुलर लेयर आ जाती है, और जो आपकी मस्कुलर लेयर है, इट में बी लॉन्गिट्यूडनल और इट में बी सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो याद रखनी है, आपका जो एसोफेगस है उसमें जो है वो सिरोसा नहीं होता, बट इंस्टेड इट कंटेन्स एडवेंटिशिया, ठीक है। तो फ्रॉम इनर टू द आउटसाइड जब आप मूव करोगे तो आपको ये लेयर जो है देखने को मिलेगी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, ठीक है, सर्कुलर भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, एंड योर एडवेंटिशिया, ठीक हो गया। तो ये बातें जो आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर डायफ्रागमेटिक ओपनिंग की जो है वो क्लिनिकली रेलेवेंस भी है, आपको जो रिकॉल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये जो रिकॉल क्वेश्चंस आते हैं ये रिगार्डिंग जो है वो ओपनिंग से रिलेटेड आती हैं, किस ओपनिंग पर जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो पास हो रहा है। तो T8, T10 एंड T12 जो है ये आपने जो है स्ट्रक्चर याद रखने हैं। T8 पर जो है I8, ठीक है, I8-10X, ठीक है। तो आई से आपने याद रखना है इंफीरियर वेना केवा जो है 8 लेवल पर जो है वो पास होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी फ्रेनिक नर्व भी जो है वो पास होती है। T10 से आपका जो है एसोफेगस पास होता है, ठीक है। आपकी जो है वेगस पास होती है, वेगस नर्व, ठीक है। एंड योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये भी पास होती है, बिकॉज ऑफ योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। और T12 पर जो है आपने याद रखना है aorta एंड थोरेसिक्स आल्सो, ठीक है। तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है, डिफरेंट डायफ्रागमेटिक ओपनिंग्स पर जो है वो आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई क्या है आपके एसोफेगस की, और आपके जो है ड्रेनेज क्या है, एंड लिम्फेटिक जो ड्रेनेज जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई सर्वाइकल पार्ट को जो है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है, थोरेसिक पार्ट को जो है वो ब्रोंकियल आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं, एंड योर एब्डोमिनल पार्ट को जो है इंफीरियर फ्रेनिक नर्व प्लस आपकी जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज इसका क्या है, वेनस ड्रेनेज सेम कंट्रीब्यूशन है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है तो इंफीरियर थायराइड वेन ही होगी। यहाँ पर ब्रोंकियल आर्टरीज हैं तो यहाँ पर आपको हेमी जाइगस और एजाइगस वेन में जो है वो ड्रेनेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो है आपको लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेनेज देखने को मिलेगी, ठीक है। आपने ब्लड सप्लाई भूलनी है भूल जाओ, लेकिन जो नीचे वाली जो है, चाहे वो ड्रेनेज है चाहे वो आपकी आर्टीरियल सप्लाई, इसको नहीं भूलना। लेफ्ट गैस्ट्रिक इज योर डोमिनेंट आर्टरी दैट सप्लाइज योर स्टोमक एंड योर लोअर एसोफेगस, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज मेलरी वाइज टीयर। तो ये बेसिकली टीयर होता है, और ये टीयर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से होता है। फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से क्या होता है कि आपके म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा में जो है वो रप्चर टीयर आ जाता है, तो उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो टीयर होने के खतरे होते हैं। तो जब वो टीयर हो जाएगी तो आपको हेमेटोमेसिस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेमेटोमेसिस क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ मिलियरी वेव टीयर में जो आपकी आर्टरी डैमेज होती है वो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये डैमेज होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो बात याद रखनी है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इट हैज आल्सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, वो ये कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है ये आपकी पोर्टल सर्कुलेशन में जो वो ड्रेन होती है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंस है, अगर आपको एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिले लोअर एसोफेगस का, तो आपका जो वो कैंसर है वो मेटास्टाइज हो जाएगा इनटू द लीवर,
ठीक है। ये बात याद रखनी, बिकॉज ऑफ आपकी जो वेन है वो पोर्टल सर्कुलेशन में जो है वो ड्रेन हो रही होती है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में आपका जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हुई हुई होती है, ठीक है। जब वो ब्लॉक हुई हुई होगी तो प्रेशर अल्टीमेटली लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पर जाएगा। तो आप जब देखोगे तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन के जो पेशेंट आते हैं हेमेटोमेसिस के साथ आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ वो आपकी जो डायलेटेड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स होती हैं इनटू लोअर एसोफेगस वो रप्चर हो जाती हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में जो वेन्स रप्चर होती हैं मोस्ट कॉमनली इन योर एसोफेगस या मेटामेसिस में वो जो ब्लीडिंग आ रही होती है वो ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस जो है रिगार्डिंग लोअर लोअर वन थर्ड पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एसोफेगस, उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है ड्रेनेज है ये आपने नहीं बोलनी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ इसके लिम्फेटिक्स के ऊपर। तो लिम्फेटिक्स में इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। आपका जो सर्वाइकल पार्ट है इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो डीप सर्वाइकल है और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड है, ठीक है। ये हमने थायराइड की सर्जरी में भी पढ़े थे, ठीक है। थोरेसिक पार्ट में आपका मीडियास्टेनम पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीडियास्टेनल लिम्फ नोड, और वहां पर थोरेसिक डक्ट भी होती है, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रख लो। और एब्डोमिनल पार्ट में जो है वो आपने याद रखने हैं सिलियाक नोड्स होते हैं, ठीक है। प्लस जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड जो है ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है। अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ये पीजी लेवल की इंपॉर्टेंस है आपकी, वार्ड डॉगर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इससे रिलेटेड। सेबेस्टियन में या बेलिस में जो है ये लिखा हुआ है इसकी कि जब आप एसोफेगेक्टमी करते हो फॉर एनी एसोफेगल कैंसर, ठीक है, चाहे वो स्क्वेमस सेल का कैंसर हो चाहे वो एडिनोकार्सिनोमा हो, तो आपने 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है वो आरओ रिजेक्शन करनी होती है, ठीक है, अबव द ट्यूमर, ठीक है। अब ये जो आरओ रिजेक्शन है ये क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका। आरओ रिजेक्शन मींस के रिमूवल ऑफ द ट्यूमर विद नेगेटिव मार्जिनिंग, ताकि आपका जो कोई भी रेजिड्यू है वो ना बचे, ठीक है। तो ये किसी भी कैंसर के साथ किसी भी कैंसर की रिजेक्शन की मैक्सिमम जो है ये आरओ वैल्यू है 10 सेंटीमीटर प्रोक्सिमली जो है वो आपने करनी होती है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है, बाकी इसकी इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। बस आपने आर्टीरियल सप्लाई जो है ये याद रखनी है। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजियोलॉजी इसकी आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि आपका जो एसोफेगस है इसकी 3 तरह की जो है पेरिस्टाल्सिस होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, एंड योर सेकंड वन इज योर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस, थर्ड वन इज योर टर्शियरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस है मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। ये है क्या? व्हेन द फूड रीचेस द esophagus as a propulsive waves pushes the food down, दिस इज योर प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तब जब आपका जो खाना है वो एसोफेगस की पहली कंस्ट्रक्शन पर पहुंचता है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर तो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो फेल्स हो जाए तो आपकी जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दैट पुशेस योर बोलेस इनटू द डाउन टू द स्टोमक, ठीक है। अब ये जो टर्शियरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये नॉन प्रोपल्सिव होती है, ठीक है, लेकिन ये आपकी खाने के दौरान जब आप खाना खा रहे होते हो कंटिन्यूसली ये ड्यूरिंग द मील जो है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इन एल्डरली पेशेंट ये जो टर्शियरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं और दैट इज नोन एज प्रेस बाय एसोफेगस, प्रेस बाय एसोफेगस, ठीक है। प्रेस बायोपिया भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एंड दैट इज योर प्रेस बाय एसोफेगस, ठीक है। तो दिस इज एनाटॉमी रिगार्डिंग एसोफेगस। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब आज जो हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज गर्ड। तो गर्ड के बारे में सबको पता है, ये मेडिसिन का भी टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि सर्जिकली भी ट्रीट होते हैं और मेडिकली भी जो है वो ट्रीट होते हैं। तो हम जो है इन दोनों को जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो देखते हैं कि मेडिकली हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं और सर्जिकली जो है हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। So what is GERD? So GERD is nothing but it is a reflexive disease in which your acid content reaches into the
एसोफेगस, ठीक है? तो आपके जो वो नीचे वाला एसोफेगस है उसको जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं। तो गट क्या है? गट इज योर एसिड रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको गर्ड होने से बचाती हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो गर्ड करवाती हैं। तो ये आपकी वहाब डोगरी बुक में लिखा हुआ है, व्हाट प्रिवेंट्स गर्ड। तो इसको कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं कि कौन सी ऐसी बातें जो कि गर्ड को होने से रोकती हैं, ठीक है? पहली बात तो ये कि आपके जो लोअर एसोफेगेज का जो प्रेशर है वो अबाउट 10 टू 25 मिलीमीटर ऑफ एच होता है, दैट इज हाई। तो जब ये प्रेशर हाई होगा, होगा क्या कि आपका जो एसोफेगस है वो एल है वो कंस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है? कंस्ट्रिक्ट रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर वहां प्रेशर हाई है तो आपके स्टमक में जो है वो एज कम्पेयर टू 10 या 25 मिलीमीटर ऑफ एच, वहां पर प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, ठीक है? तो ज्यादा कहाँ पर है? आपके एसोफेगस में है, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपका जो लोअर एसोफेगस है वो एक यू कैन से कि फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट के साथ जो है आपकी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डायफ्राम, ठीक है? और ये आपका एसोफेगस यहाँ से गुजर गया है। तो ये जो डायफ्राम की ओपनिंग में से जो आपका एसोफेगस गुजर रहा है, तो उस एसोफेगस को जो है किसी चीज ने होल्ड भी किया है, और वो किस चीज ने होल्ड किया हुआ है? एक यहाँ पर लिगामेंट है कॉल्ड फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट, फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट। और ये जो फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट है, ये एज अ वेल काम करता है या एज अ रबर बैंड काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक पाइप लो, ठीक है, स्ट्रॉ लो, स्ट्रॉ के इर्द गिर्द जो है वो टाइट सा रबर बैंड बांधो, तो वो स्ट्रॉ जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट का भी जो काम है, उस एसोफेगस को जो है वो कहीं कहीं हद तक जो है वो कंस्ट्रिक्ट करना होता है, ताकि ये जो है रिलैक्स ना रहे, ठीक है? ये तभी रिलैक्स हो जब आपका जो फूड है वो नीचे आए, ठीक है? तो यहाँ यू से कि एसोफेगस एब्डोमिनली एक्ट एज अ वेल, ठीक है? ठीक है। तीसरी बात, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है? पहले भी बताया कि आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो तभी होती हैं जब आपने जब वो खाना खाना होता है, अदरवाइज ये जो है नहीं होती, ठीक है? उसके बाद जो आपने चौथी बात याद रखनी है वो एंगलोफीस याद रखना है। एंड व्हाट इज योर एंगलोफीस? एंगलोफीस, दिस इज योर एंगलोफीस, द एंगल बिटवीन एसोफेगस एंड योर स्टोमक, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फीस, ठीक है? तो ये बातें हैं चार जो कि आपको गट होने से जो है बचाती हैं। अब वो ऐसी कौन सी बातें जो है जो कि गट करवाती हैं, ठीक है? पहली बात जो आपने याद रखनी है, इफ देयर इज अ लेंथ ऑफ एसोफेगस एब्डोमिनली इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है एसोफेगस का, वो आपका जो है 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, और अगर यही लेंथ कम हो जाए तो आपको जो है गर्ड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इफ देयर इज अ लेस देन ऑफ 6 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर जो है वो हो, ठीक है? और तीसरी बात जो कि मैंने एनाटॉमी के दौरान बताई थी, इफ देयर आर ट्रांजिएंट एसोफेजियल स्फंक्टर रिलैक्सेशंस, ठीक है? ट्रांजिएंट एसोफेजियल स्फंक्टर रिलैक्सेशन, तो इन केसेस में जो है आपको जो है गर्ड हो सकता है, ठीक है? तो ये बातें जो आपने याद रखनी है। आप बाकी जो है आपके लाइफस्टाइल इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है? उनमें जो है वो प्रेगनेंसी आ जाती है, ठीक है? ओबेसिटी आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज टू टर्म जो है ये आपके एसोफेगस पर जो है एब्डोमिनल में जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो गर्ड होने के चांसेस हैं, ठीक है? जब आपका स्टोमक प्रेस होगा, ठीक है, ओबेसिटी में, प्रेगनेंसी में, तो एसिड कंटेंट जो है वो ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो गर्ड हो सकते हैं, ठीक है? ये वो लोग जो कि स्पाइसी फूड का इनटेक करते हैं, ठीक है? वो लोग जो कि लेट नाइट ईटिंग करते हैं, लेट नाइट से मुराद वो खाएंगे वहीं पर बैठ जाएंगे, तो उन पेशेंट में भी जो है वो देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग,
ठीक है, अल्कोहल, ये कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि आपको करवाते हैं GERD, ठीक है? तो इनको जो है आपने अवॉइड करना है। अगर किसी पेशेंट को GERD हो जाए तो फिर ये आपके लिए वबाल जान भी बनेगा, बिकॉज़ ऑफ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बेरेट एसोफेगस, और अगर वो हो गया तो फिर आपको जो है फिर आगे कैंसर होने के जो है वो चांसेस होते हैं। तो एहतियातन जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर जो है वो टिपिकली भी हैं, वो एटिपिकल भी हैं। टिपिकली वो होते हैं क्लिनिकल फीचर जो कि ऑन साइट इरिटेशन हो, तो आपको ऑन साइट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो दैट आर योर टिपिकल सिम्टम्स, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स, अगर एसोफेगस में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। तो वो क्या क्या देखने को मिलेंगी, लेट मी ड्रा हियर टिपिकल सिम्टम्स। टिपिकल सिम्टम में आपको हार्टबर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजर्टेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। डिस्फेगिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि एसोफेगस में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। डिजर्टेशन को हम वाटर ब्रैश भी कहते हैं, ठीक है। अब जो आपको एटिपिकल सिम्टम देखने को मिलती हैं वो ड्यू टू द रिजर्टेशन देखने को मिलती है, ठीक है। वो क्या है, जब रिजर्टेशन होगी तो एसिड जो कंटेंट है वो आपका एसोफेगस से ऊपर जाएगा, आपके मुंह में भी आ सकता है, तो आपके ट्रेकिया में भी जो है ये एसिड कंटेंट जा सकता है। तो आपका जो ट्रेकिया है, लेरिंग्स है, ये वेरी सेंसिटिव टू द एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो आपको लेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। कफिंग हो सकती है, सोर थ्रोट आपको देखने को मिल सकता है, आपको एज्मा हो सकता है, एज्मा की सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली एसिड कंटेंट अगर आपकी एल्वियोलाई तक पहुंच गया तो आपको एस्पायरेशन निमोनिया देखने को मिलेगा, एंड दैट इज योर लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो कंडीशन होती है एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। तो ये सारा है टिपिकल सिम्टम्स एंड एटिपिकल सिम्टम्स से रिलेटेड। अब आ जाओ, तो हमने डायग्नोज की तरफ आना है, तो हाउ टू डायग्नोज योर गट। तो हमेशा भाई एक बात याद रखें कि एक पेशेंट जब कभी भी आपके पास गट की सिम्टम के साथ आए तो आपने फौरन ही जो है उसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं लेकर जाना, ठीक है। आपने पहले जो है उसको पीपीआई का ट्रायल देना है। पीपीआई ट्रायल should be given before further investigations, ठीक है। हाँ, अगर एक हफ्ते बाद या आपने जितनी भी उसको ट्रायल दिया हुआ है, जितने भी वीक्स का ट्रायल दिया है, उसके बाद भी पेशेंट की जो सिम्टम्स नहीं खत्म होती, तो आपके पास क्या रास्ते हैं इन्वेस्टिगेट करने के। तो पहला रास्ता जो है आपके पास वो एंडोस्कोपी है, और दूसरा रास्ता जो है वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है। अब आप कहोगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन चॉइस और व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो आपकी जो एंडोस्कोपी है इट इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन चॉइस। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस आपकी हॉस्पिटल सेटिंग में हमेशा वो होती है जो कि इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन चॉइस ये आपको जो है अबाउट 80 to 90% जो है वो कंफर्म कर देती है कि इस पेशेंट को ये हो डिजीज हो सकती है, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड वो होती है जो कि मोस्टली केसेस में जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर अवेलेबल है तो दैट विल गिव यू 100% रिजल्ट। तो आपका जो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है, इट इज योर गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन चॉइस योर एंडोस्कोपी है। जो एक बात आपने याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट आए जिसकी उम्र 60 से ज्यादा हो, ठीक है, प्लस रेड साइंस हो, उसमें रेड अलार्मिंग सिम्टम्स हो, लाइक डिस्फेगिया है, वेट लॉस के साथ आता है, ठीक है, डिस्फेगिया टू द सॉलिड्स के साथ आता है, ठीक है। तो आपने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए आपने उसको पीपीए नहीं ट्रायल देने, आपने उसको पहली प्रायोरिटी पर जो है वो एंडोस्कोपी उसकी करनी है इफ देयर इज अ एज ऑफ ग्रेटर देन 60,
ठीक है, चाहे वो हार्टबर्न की सिम्टम के साथ आ रहा है, रिजर्टेशन की सिम्टम के साथ आ रहा है, डिस्फेगिया के साथ आ रहा है, लेकिन हाँ अगर एज ज्यादा है प्लस उसमें अलार्मिंग साइंस हैं, रेड अलर्ट साइंस हैं, तो आपने उसकी एंडोस्कोपी करनी है प्रायोरिटी पर। ठीक है, आपने उसको पीपीआई नहीं देने, ठीक है। लेकिन हाँ एक पेशेंट की उम्र 60 साल से कम है, उसको अलार्मिंग साइंस भी नहीं है, ठीक है, फिर आपने सबसे पहले उसका पीपीआई ट्रायल करना है, ठीक है। पीपीआई ट्रायल से अगर गट की सिम्टम ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, एंडोस्कोपी कर सकते हो, 24 आरपीएच कर सकते हो। एंडोस्कोपी पर आपको जो है वो रेड वेलवेटी लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से आपका जो म्यूकोजा है वो इंजर्ड हुआ होता है, तो वो रेड वेलवेटी आपको नजर आएगा। 24 आवर पीएच टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 24 आवर्स के लिए जो है वो पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। जो बात आपने याद रखनी है, बिफोर परफॉर्मिंग 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट यू शुड नीड टू स्टॉप द पीपीआई 1 वीक बिफोर दिस प्रोसीजर। ठीक है, आपने एक हफ्ता पहले जो है अपनी पीपीआई जो है वो रोक देने, बिकॉज ऑफ पीपीआई जो है वो एसिड सिक्रीशन को जो है वो कम करते हैं, पीएच को भी कम करेंगे, तो आपका ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आ सकता है। तो इसलिए एक हफ्ता पहले जो है आपने अपने पेशेंट को कहना है कि आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी जो कि आपने गट की इसको प्रिस्क्राइब की हुई होगी। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक प्रोब लेते हैं, प्रोबेबली उसका नाम जो है ब्रेवो प्रोब होता है, ठीक है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन स्पेशल बेले में लिखा हुआ है, हमारा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो प्रोब है ये हम क्या करते हैं, ये आपका लोअर एसोफेगस जो है इससे कोई 5 सेंटीमीटर जो है ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स तक जो है हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब अगर 24 आवर्स के बाद अगर पीएच की वैल्यू जो है वो 4 रहे, ठीक है, ठीक है, लेस देन 4 है, ठीक है, तो डेट मीन्स कि उस पेशेंट का जो वो गड है, ठीक है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है। नॉर्मली जो है आपके एसोफेगस की पीएच जो है वो एसिडिक नहीं होती, ठीक है, चूंकि जो रिलैक्सेशन है वहां पर ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन हो रही है एलईएस की, तो वो जो कंटेंट है आपका बार बार एसोफेगस में जा रहा है, तो वो एनवायरनमेंट जो है जो कि न्यूट्रल था या अल्कली था वो एसिडिक में चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो पीएच है वो ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो डेट इज योर गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आ जाओ, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें गट की, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है इन पेशेंट्स में, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, जो हमने रिस्क फैक्टर पर किया है कि कुछ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि गट को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मोकिंग आपने क्विट करनी है, आपने कॉफी हॉट चाय हॉट जो ड्रिंक्स होती हैं वो उनको अपनी लाइफ से क्विट करना है, आपने वेट लॉस लाजमी करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हेड एलिवेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, हेड एलिवेशन, बट आपकी बेलेज एंड सेबेस्टियन के लेटेस्ट जो है एडिशन में लिखा हुआ है कि हेड एलिवेशन जो है वो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं करती, तो अगर आप नहीं पे करते तो इट्स ओके, लेकिन हेड एलिवेशन जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपने अपनी बुक को लेकर जो है वो साथ चलना है। उसके बाद आपने जो है वो 8 वीक तक जो है वो पीपीआई जो है उस पेशेंट को जो है वो रिकमेंड करनी है, एंड पीपीआई शुड बी गिवन 1 आवर और आधे घंटे पहले जो है, 1 आवर और आधे घंटे पहले जो है बिफोर मील, सुबह के नाश्ते से 1 घंटा पहले जो आपने पेशेंट को रिकमेंड करनी है कि आपने सुबह ये लेनी है। रात को अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिले रिजर्टेशन की या नोक्टर्नल सिम्टम्स देखने को मिले, कफिंग वगैरह देखने को मिले ड्यू टू द रिजर्टेशन, तो आपने जो है फिर H2 एंटागनिस्ट जो है वो ऐड करना है, या H2 ब्लॉकर्स भी हम इसको कहते हैं, ये भी आपने जो है वो साथ में ऐड कर देना है, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम्स हैं तो उनमें भी जो अपने पेशेंट को जो है वो एंटी एसिडिक रिफ्लेक्स जो है वो थेरेपी देनी होती है, जो कि पीपीआई है या H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। अब अगर पेशेंट जो है रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है आपके पास, वो कहता है कि मैंने मेडिसिन ली है, गट की मेडिसिन ली है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन मेरा जो है वो गट की जो सिम्टम्स है वो नहीं खत्म हो रही, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करके देख लिए, मेडिसिन भी प्रॉपर लेके देख ली, ठीक है, और रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स रह चुकी हैं, तो उसका जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, ठीक है। फिर आपने जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो जाना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इंडिकेशंस हैं एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी की, ठीक है। तो वो इंडिकेशंस क्या हैं, पहली इंडिकेशन तो ये है कि इफ देयर इज अ फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट,
फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरी इंडिकेशन पेशेंट प्रेफरेंस, अगर पेशेंट कहता है कि भाई मैंने सर्जरी ही करवानी है, वो कहता है कि यार मैं मेडिसिन नहीं ले सकता पूरी जिंदगी, ठीक है, तो आपने जो है फिर पेशेंट प्रेफरेंस को जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है, फिर आपने पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सर्जरी करनी है, ठीक है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिले लाइक बेरेट एसोफेगस देखने को मिले, स्ट्रिक्चर्स देखने को मिले, स्ट्रिक्चर्स क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ जब आपकी कंटिन्यूअसली जो है वो म्यूकोजा डैमेज होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, फाइब्रोसिस होगी, तो वहाँ पर स्ट्रिक्चर्स बनने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सोएसोफेजियल मैनिफेस्टेशन है वो सीवियर है, तब भी जो है अपने एंटी रिफ्लक्स सर्जरी की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है। और वो सर्जरी क्या है, वो सर्जरी है फंडोप्लाइकेशन, फंडोप्लाइकेशन। अब ये जो फंडोप्लाइकेशन है ये दो तरह की होती है, ये फुल भी होती है, ये पार्शियल भी होती है, ठीक है। फुल जो है इसमें हम जो है वो 360 क्या करते हैं, आपका जो फंडस है स्टोमक पार्ट, स्टोमक का जो फंडस पार्ट है उसको जो है एसोफेगस के इर्द गिर्द जो है वो रैप कर देते हैं। आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है हम उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद जो आपका फंडस है उसको आपके एसोफेगस के इर्द गिर्द जो है वो रैप कर देते हैं। आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कैसे ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब जब आप रैप कर लोगे तो होगा क्या कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स है, हमने उसको दबाव डालना है, तो आपका जो फंडस है जो कि रैप किया हुआ है हमने, ठीक है, वो उस एसोफेगस पर जो है वो दबाव डालेगा तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो फंडोप्लाइकेशन में 360 में हमें क्या देखने को मिलेगा, वो जो लोअर एसोफेजियल की जो सिम्टम्स जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फंडोप्लाइकेशन का जो है उसमें आपका जो गट है वो 100% जो है वो क्योर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है, वो गैस ब्लोट सिंड्रोम, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसमें बंदा जो है अर्ली स्टाइटी के साथ आता है, ठीक है, फुलनेस के साथ आता है, ठीक है, और एक्सेसिवली जो है वो फ्लैचेस जो है वो पास करता है। तो ये इसकी जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम नाइसन फंडोप्लाइकेशन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट इज अ 360। अब अगर हम पार्शल की बात करें तो पार्शल में क्या होता है, पार्शल में या तो हमने इंटीरियरली आपके एसोफेगस को जो है वो रैप करना होता है वाया फंडस, या आपने उसको पोस्टीरियरली जो है वो रैप करना होता है, इंटीरियरली या पोस्टीरियरली। अब ये जो आपका पोस्टीरियर पार्श्व फंडोप्लाइकेशन होता है इसको हम टोपेट फंडोप्लाइकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और आपका जो पोस्टी सॉरी इंटीरियर कह रहा हूँ, पोस्टीरियर मैंने लिखना था, पोस्टीरियर पर लिखना था इसको, टोपेट को टोपेट पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर जो है इसको हम बेक्से मार्क फंडोप्लाइकेशन भी कहते हैं, या डॉक्टर वाटसन भी जो है इसको कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है डॉक्टर वाटसन, तो आपने जो है इसी को लेकर जो है वो चलना है। आगे आपको प्रोसीजर दिखाए हुए हैं, दिस इज योर नाइस ऑफ फंडोप्लाइकेशन, जिसमें जो है आप 360 जो है वो रैप कर देते हो, ठीक है, फंडस को, ठीक है, अराउंड द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और टॉपेट या डॉक्टर वाटसन में आप क्या करते हो, उसमें जो है आप 270 डिग्री जो है फंडस को रैप करते हो, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, ठीक है। तो एंटीरियरली अगर हम बात करें तो एंटीरियरली जो है आप देख सकते हो कि हम जो है एसोफेगस को जो है वो रैप कर रहे हैं, और पोस्टीरियरली जो है आप देख सकते हो कि पोस्टीरियरली जो रैप हुआ है उसको हम टोपेट कहते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड से इसको कहते हैं। अच्छा, इसकी जो है इसमें जो है रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ आपका जो लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो पूरा प्रॉपर्ली जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हुआ था, तो इसमें जो है वो रिकरेंस ऑफ द गट के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन इसमें जो है वो गैस ब्लोट सिंड्रोम जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये सारा है आपका गट का सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो अगर इन्वेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो आपने जो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सर्जिकल प्रोसीजर डन इन गट, ठीक है, तो वो फंडोप्लाइकेशन है, ठीक है। तो फंडोप्लाइकेशन में भी कौन से आते हैं, 360 डिग्री रैप आता है, 270 डिग्री रैप आता है, तो ये सारे के सारे जो है आपने याद रखें। अब अगर आ जाओ तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड्स की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड में हमने देखा ऑलरेडी, मैंने डिस्कस कर भी लिया है, स्ट्रिक्चर्स बनते हैं,
सिक्सर क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, आपका जो म्यूकोजा है वो एक्सपोज हो रहा होता है एसिड से, वहाँ पर इंजरी होती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो सकती है, वहाँ पर स्ट्रक्चर बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसोफेजियल शॉर्टनिंग आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बेरेट एसोफेगस या बेरेट एसोफेजियल कार्सिनोमा जो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने जो अभी डिस्कस करना है वो आपका है बेरेट एसोफेगस। ठीक है, तो बेरेट एसोफेगस है क्या? बेसिकली इट इज अ मेटाप्लास्टिक चेंज। आपका स्टोमिक का जो एसिडिक कंटेंट है वो नॉर्मली आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो आपका जो इंटेस्टाइन है दैट इज वेरी गुड टू अडेप्ट द एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वहां पर जो है कोलमनार सेल्स होते हैं जो कि आपके एसिडिक एनवायरनमेंट को जो है वो अच्छे से हैंडल करते हैं। लेकिन आपका जो एसोफेगस है ये एसिडिक एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए नहीं बना हुआ था। तो जब जब आपकी एसिड रिफ्लेक्स होगा आपके एसोफेगस में, तो वो जो सिंपल कोलमनार सॉरी स्केमस सेल जो है, स्केमस सेल एपिथीलियम है, उनमें मॉडिफिकेशन होगी। तो जब मॉडिफिकेशन होगी तो यही सेल जो है आगे मेटाप्लाइज हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा टू अनदर, दैट इज योर columnar cells because these cells handles the acidic environment smoothly। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये बेसिकली ये नॉर्मल चेंज नहीं है, इट इज अ पैथोलॉजिकल चेंज। और अगर ये रहे, ये अगर स्टिमुलस जो है वो काफी देर तक रहे, तो यही कलमनर सेल जो है ये आगे डिस्प्लेजिया में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। डिस्प्लेजिया से जो कि आपको अडीनो कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, अप टू दिस स्टेज रिवर्सिबल है, लेकिन अगर कैंसर हो गया एक मरतबा तो वो जो है फिर रिवर्सिबल नहीं है। दिस इज योर एसोफेगस। आप जब बायोप्सी करोगे एंडोस्कोपी के साथ तो आपको जो है वो गोबलेट सेल की जो है प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो गोबलेट सेल प्रेजेंस इज द हॉलमार्क ऑफ बेरेट एसोफेगस। तो ये बात आपने याद रखनी है, गोबलेट सेल की प्रेजेंस। और आपको एनआरई में हमेशा ऐसी एमसीक्यूज आता है कि बेरेट एसोफेगस में जो है वो किस किस्म का जो है वो मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। तो कोलमनर सेल कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके इंटेस्टाइन में। तो आपको इंटेस्टाइनल टाइप का जो है वो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो है वो देखने को मिलता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सेल जो है वो किस सेल में चेंज होते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच काइंड ऑफ मेटाप्लेजिया इज सीन इन बेरेट एसोफेगस, तो वो इंटेस्टाइनल टाइप मेटाप्लेजिया है। या ये पूछ सकते हैं कौन से सेल जो है वो किस में चेंज होते हैं, तो स्केमस सेल जो है वो एपिथेलियल सेल जो है वो चेंज होते हैं टू द कोलुमनार सेल्स। ठीक है, वो बता दिया क्यों होते हैं। सिम्टम्स इसकी जो है आपकी गट से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ गट। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने इन्वेस्टिगेशन अब देखनी है, तो एंडोस्कोपी पर जो है आपको डिफरेंट ग्रेड्स के जो है वो बेरेट एसोफेगस नजर आएंगे। इफ देयर इज अ नो डिस्प्लेजिया, अगर डिस्प्लेजिया नहीं है, ठीक है, तो आपने जो है उस पेशेंट को 3 ईयरली जो है वो फॉलो अप विद एंडोस्कोपी के लिए रिकमेंडेशन दे देनी है। अगर लो लेवल का डिस्प्लेजिया है तो आपने वही 3 ईयर को जो है वो 1 ईयर पर ले आना है। अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो आपने 3 मंथ जो है उसकी हर 3 मंथ बाद जो है एंडोस्कोपी करनी है। और अगर वहां पर एसोफेगस कार्सिनोमा बन चुका है, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा बन चुका है, तो आपने जो है उसका ट्रीटमेंट करना है, एंड दैट इज योर एसोफेगेक्टमी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम गट। ठीक है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हमने देख ली, और एसोफेगस जो है उसको भी जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज योर हियाटल हर्निया। ठीक है, तो हियाटल हर्निया बेसिकली क्या है? आपका जो एसोफेगस जो है जिस डायफ्राम ओपनिंग से आपके एब्डोमेन में एंटर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हियाटल ओपनिंग। ठीक है, तो हियाटल ओपनिंग से दिस इज योर हियाटल ओपनिंग, this is your esophagus, lower esophageal junction, and this is your stomach। ठीक है, अब हाइटल हर्निया से मुराद ये कि हाइटल हर्निया में आपका एसोफेगस का पार्ट या आपके स्टोमक का पार्ट या एब्डोमेन का कुछ और पार्ट जाए, अगर इस हाइटल ओपनिंग से ऊपर की तरफ बल्ज हो जाए या ऊपर चला जाए, दैट इज कॉल्ड हाइटल हर्निया। ठीक है, अब ये जो आपका हाइटल हर्निया है ये 3 तरह का है। ठीक है, ये नॉर्मल है,
ठीक है। अब अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपका जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इस हाइटल ओपनिंग से जो है वो ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 हाइटल हर्निया, और इसको हम जो है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया भी कहते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अब यहाँ पर जो बात है वो ये याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन टाइप है, अबाउट 95% जो पेशेंट हाइटल हर्निया के साथ आते हैं वो टाइप 1 के साथ ही आते हैं। दूसरी बात ये कि हार्ट बर्न इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद टाइप 1 हर्निया, ठीक है, हार्ट बर्न। और वो क्यों होती है, हमने गर्ड में देखा कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द गर्ड एंड विच फैक्टर प्रिवेंट द गर्ड। तो मैंने यहाँ पर बताया कि आपका जो फ्रेनो एसोफेजियल लिगामेंट होता है ये बेसिकली एक तरह से जो है कंस्ट्रिक्ट करके रखता है आपके एलईएस को, ठीक है। तो जब एलईएस को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो रिफ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें होता ही है कि आपका जो एलईएस है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये जो कंस्ट्रिक्शन या फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट ने इसको होल्ड करके रखा हुआ था वो फोर्स है वो नहीं रहेगी। तो जब नहीं रहेगी तो आपका जो एलईएस है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो आपका जो एसिड कंटेंट है वो लीक होगा इनटू द एसोफेगस। सो दैट्स व्हाई हाइटल हर्निया के जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं आपके पास वो गर्ड की सिम्टम के साथ जो वो प्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 पे आ जाओ, तो व्हाट इज टाइप 2। टाइप 2 में होता ये है कि आपका जो फंडल पार्ट है वो हर्निएट हो जाता है, लेकिन आपका लोअर एसोफिजियल पार्ट है वो रिमेन्स इन द इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी रहता है। लेट मी ड्रॉ, दिस इज योर एसोफेगस, ठीक है, और ये आपका जो है एलईएस है, और लाइक दिस इज योर स्टोमक, ये आपका जो डायफ्राम ओपनिंग है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस। तो टाइप 2 में जो आपका एरिया हर्निएट होता है वो स्टोमक का पार्ट होता है एंड दैट इज योर फंडस, और इसको हम रोलिंग हर्निया भी कहते हैं या पैरा एसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं, ठीक है, पैरा एसोफेजियल हर्निया और रोलिंग हर्निया। अब इन पेशेंट में जो है वो गट की सिम्टम जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज अब आपका जो एलईएस है वो इंटैक्ट है, वो स्पेयर्ड है, ठीक है। इस वजह से इन पेशेंट में जो है वो आपको ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिलती, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो टाइप 3 हर्निया है, ठीक है। अब ये जो टाइप थ्री थ्री है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 1, ठीक है। इसमें आपका एलईएस भी ऊपर होगा, इसमें आपका जो है फंडस भी ऊपर होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है हार्ट बर्न की जो है वो सिम्टम देखने को मिलेंगी टाइप 3 में, बिकॉज ऑफ अब आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ऊपर की तरफ चला गया है, हर्निएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो टाइप 4 है। तो टाइप 4 में वो कहता है कि एनी पार्ट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट योर फंडस योर एसोफेगस वो हर्निएट हो सकता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन भी हर्निएट हो सकती है। सो दिस इज योर टाइप 4, ठीक है। जो बात आपने यहाँ पर याद रखनी है वो याद रखनी है कि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, these all are सर्जिकल emergencies। और ये सर्जिकल इमरजेंसीज क्यों है, बिकॉज ऑफ इसमें जो है आपका स्टोमक का पार्ट या कोई भी एब्डोमिनल का पार्ट है वो हर्निएट हो रहा है। तो जब वो हर्निएट हो रहा है तो वो एक यू कैन से कि बिल्कुल ही तंग एरिया से हर्निएट हो रहा है, तो उनकी जो वेस्कुलेचर है वहां पर वो कंप्रोमाइज हो सकती है, वहां पर वल्वुलस होगा, वल्वुलस बनेगा, तो वहां पर जो है इस्कीमिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर जो इन पार्ट की जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। फंडस हर्निएट हो गया है तो इसकी नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी। टाइप 2 में आपको फंडस ही देखने को मिलता है, इसकी नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। टाइप 3 में सॉरी विद हर्निया ऑफ द एलईएस, ठीक है। टाइप 4 में आपकी इंटेस्टाइन या कोई भी पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जो है वो हर्निएट हो सकता है, तो आपको उसका इस्कीमिया देखने को मिल सकता है। तो जो डेंजरस है वो आपकी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। टाइप 1 आपके पास सिम्टम के साथ आता है, लेकिन दिस इज नॉट डेंजरस। जो आपकी बाकी टाइप्स हैं टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये डेंजरस है बिकॉज वहां पर वल्वुलस के खतरा होता है और दैट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है।
तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है। मैंने हाइटल हर्निया की टाइप्स भी बता दी, साथ में इसका क्लिनिकल फीचर भी आपको साथ-साथ बता दिए कि वल्वुलस कहाँ होते हैं, इस्केमिक चेंजेस, ब्लीडिंग का क्या कहाँ पे खतरा होता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो है आई थिंक सो मुझे दोबारा रिपीट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ इन्वेस्टिगेशंस पर। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि एक्स-रे कर सकते हो आप, ठीक है? तो जब एक्स-रे करोगे तो आपको डायाफ्राम के ऊपर जो है आपको कोई भी हर्निएटेड पार्ट जो है वो नज़र आ सकता है, ठीक है? एयर फ्लूइड लेवल आपको जो है नज़र आ सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर फंडस ऊपर हुआ तो फंडस में आपका फ्लूइड भी होता है, ठीक है? तो आपको एयर फ्लूइड लेवल जो है वो नज़र आ सकता है। एयर फ्लूइड लेवल। दूसरी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो वो है बैरियम swallowing कर सकते हो, ठीक है? एंड दैट इज योर बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस, बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है? उसके बाद आप इन पेशेंट में जो है वो एंडोस्कोपी भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हो, लेकिन बैरियम स्वेलिंग की जो है वो आपने नहीं बोलना। ये आप इट इज द बेस्ट मेथड टू डायग्नोस एनी हेड hernia, ठीक है? अब अगर आ जाओ तो ट्रीटमेंट में आ जाओ, तो ट्रीटमेंट में जो है हमने क्या करना होता है? ट्रीटमेंट में एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं टाइप 1 के, उनको जो है हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना होता, ठीक है? लेकिन अगर लार्ज हो तो लार्ज के लिए जो है हम वही जो हमने ब्लड के लिए कहा था फंडोप्लाइकेशन, तो इनमें भी जो है हमने फंडोप्लाइकेशन जो है वो कर देनी है, किसमें? टाइप 1 में, अगर सिम्प्टोमेटिक होंगे, ठीक है? उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये जो है मेडिकल इमरजेंसीज के केसेस हैं, ठीक है? इनमें जो है ऑपरेटिव सर्जरी शुड बी डन, ठीक है? ऑपरेटिव रिपेयर should be done as these are सर्जिकल इमरजेंसीज। और सर्जिकल इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि वहां पर ब्लीडिंग का खतरा है, वहां पर इस्कीमिया का खतरा है, वहां पर वॉल्वुलस का खतरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम द हाइटल हर्निया पार्ट। तो ये सारा का सारा जो आपने याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। होप्स हो कि आपको जो है वो मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ। बाकी जो है इंशाल्लाह आप जो है जब बुक से एक मतलब गो थ्रू होगे तो आपको जो ये चीज़ें और ज़्यादा आसानी से जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये है हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है? मैंने वहाँ पर भी बता दिया था, दिस इज़ योर नॉर्मल एसोफेगस, ये वाला जो पॉइंट है ये प्रेजेंट कर रहा है आपका, लेट मी ड्रॉ विद अनदर कलर ताकि आपको जब समझ आ जाए। तो ये आपको प्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है? हाइटल 1 में क्या होता है? दिस इज आल्सो का स्लाइडिंग, ये आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है? लेकिन हाइटल टाइप 2 में क्या होता है कि दिस इज योर रोलिंग हर्निया, इसमें जो आपका फंडस जो है ये आपका जो है हाइटल ओपनिंग से हर्निएट हो जाता है, लेकिन आपका जो एलईएस है वो इंटैक्ट रहता है, वो स्पेयर रहता है। लेकिन टाइप 3 में क्या होता है? हमने पढ़ा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, इसमें आपका एलईएस भी हर्निएट होता है और आपका जो फंडस है वो भी हर्निएट होता है, ठीक है? और टाइप 4 में जो है वो आपका एनी काइंड ऑफ एनी अदर ऑर्गन, ठीक है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी है वो हर्निएट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टाइप 4 हर्निया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द हाइटल हर्निया। अब आ जाओ व्हाट इज एसोफेजियल डाइवर्टिकुला। तो एसोफेजियल डाइवर्टिकुला जो है बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, ये पल्शन डाइवर्टिकुला भी होते हैं, ये ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला भी होते हैं। तो ये हो सकते हैं, ये पल्शन भी हो सकते हैं, ये ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला भी हो सकते हैं, ठीक है? अभी जो पल्शन डाइवर्टिकुला ये वो होते हैं, ये तब बनते हैं जब आपके इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, मतलब कि इंट्राल्यूमिनल आपका एसोफेगस है वो एक ल्यूमन है, उसके अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उससे अगर कोई डाइवर्टिकुला बने तो वो पल्सेटिंग या पल्शन डाइवर्टिकुला जो है वो कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद ट्रैक्शन वर्टिकुला जो है
वो क्या होते हैं, वो बेसिकली आपकी ऑनगोइंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की जो है वजह से आपको देखने को मिलते हैं, ड्यू टू ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। सो दीज आर योर ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला। अब जो आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, जो कि हमने डिस्कस करना है, दैट इज योर ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। अब ये जो आपका ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है, ये बेसिकली होता क्या है, आप हमने एसोफेगस की एनाटॉमी के दौरान तीन पार्ट पढ़े। एसोफेगस के तीन पार्ट होते हैं, सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट होता है, और आपका जो है एक एब्डोमिनल पार्ट होता है। अब ये जो ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, ये सर्वाइकल पार्ट पर आप ये देख रहे हो कि गर्दन के इर्द गिर्द ये पाउच आपको नजर आ रहा है, दिस इज डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये सर्वाइकल पार्ट है। तो सर्वाइकल पार्ट में आपको जो है एक क्लियांस ट्रायंगल देखने को मिलती है, क्लियांस ट्रायंगल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अभी जो क्लियान ट्रायंगल ये है क्या, ये बेसिकली अ स्पेस है, ये स्पेस होती है दो मसल्स के दरमियान। इट इज अ वीक एरिया, ठीक है, बिटवीन द थायरोफ्रेंजियस एंड द सिरकोफ्रेंजियस मसल। ठीक है, लाइक थायरोफ्रेंजियस एंड क्रिको या सिरकोफ्रेंजियस मसल के दरमियान ये एक वीक एरिया होता है ट्रायंगल नुमा, जिसको हम क्लियान ट्रायंगल कहते हैं। यहां से जब आपका इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, कि आपका एसोफेगस का कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, वो प्रूड आउट हो जाएगा और वो पाउच बना देगा, दैट इज योर कार्ड सेंकर डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। इसकी सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो क्लिनिकल फीचर्स, ये एक पाउच बन गया है, तो इस पाउच में जो है वो जब आप कोई भी खाना खाओगे तो इस पाउच में खाना जाने के चांसेस हैं, यस जाएंगे। ठीक है, खाना जाएगा, ठीक है, तो अगर खाना जाएगा तो यहाँ पर एकुमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, एकुमुलेशन होना शुरू होगी, तो ये फैलता जाएगा, जब फैलता जाएगा तो साथ वाले एसोफेगस, जो नॉर्मल एसोफेगस है, उस पर जो है वो प्रेशर डाल सकता है, तो आपको डिस्फेगिया की सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद वो पेशेंट कहेगा कि आई फील द लंप इन माय नेक। ठीक है, वो लंप महसूस करेगा, लंप इन द नेक। ठीक है, उसके बाद वो फूड है वो आगे तो नीचे नहीं जा सकता, वो एक पाउच में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो जब वो एक्युमुलेट होगा तो वो कहते हैं कि परी परी जो चीज होती है वो खराब हो जाती है, तो वहां से स्मेल आएगी। ठीक है, तो आपको हेलिटोसिस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब वो पेशेंट जो है वो कफ करेगा, तो वो जो डिकम्पोज या सेमी डिकम्पोज फूड होगा, वो आपके लेरेंक्स में जाने का खतरा हो सकता है। ठीक है, आपकी जो ट्रेकिया है उधर जाने का खतरा हो सकता है, आपको कफिंग हो सकती है। तो ये भी है जो क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ जारी बात है, वहां पर अगर फूड एक्युमुलेट हो जाए तो वहां पर जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होंगे। डायग्नोसिस का हमने कैसे करना है, तो यहाँ पर आप बेरियम स्वेलिंग देख रहे हो, तो दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आप एंडोस्कोपी भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट इज ओनली डायवर्टिकुलेक्टमी एंड प्लस सिकोफ्रेंजियल मायोटोमी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायवर्टिकुलेक्टमी प्लस सिकोफ्रेंजियस मायोटोमी। ठीक है, या सिकोफ्रेंजियस एप्लेक्सी जो है वो भी आप कर सकते हो। तो ये इसका जो है वो ट्रीटमेंट है एसोफेजियल डायवर्टिकुला का। उसके बाद दो और डायवर्टिकुला भी हैं। द फर्स्ट वन इज योर, द सेकंड वन इज योर मिड एसोफेजियल डायवर्टिकुला, जिसको हम पैरा ब्रोंकियल डायवर्टिकुला भी कहते हैं, एंड दैट इज योर ट्रैक्शन डायवर्टिकुला। यहाँ पर मैं सिर्फ दो तीन बातें इससे रिलेटेड लिखूंगा, पैरा मिड एसोफेजियल से रिलेटेड, मिड एसोफेजियल डायवर्टिकुला, इसको हम पैरा ब्रोंकियल भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज
पैराब्रोंकियल, और ये ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला है। ट्रैक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ इट अकर्स ड्यू टू द टीबी, ठीक है, टीबी होता है पेशेंट को, ठीक है, और वो जो टीबी है वो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन करवाता है, ठीक है। तो आपको जो वो ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला इन केस ऑफ मिड एसोफेजियल डाइवर्टिकुला में जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एपीफ्रेनिक डाइवर्टिकुला है, दिस इज आल्सो योर पल्शन डाइवर्टिकुला। इसकी इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जो है आपने नहीं देखा, बस जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखा है वो फेरेंजियल पाउच या जेंकर डाइवर्टिकुला जो है वो याद रखना है, दैट्स ऑल फ्रॉम द डाइवर्टिकुला, ठीक हो गया। अब आ जाओ हमारा एक्लेजिया, जो कि हमने मोटिलिटी डिसऑर्डर में हमने देखना है। तो इसमें से भी जो है आपको एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में। वो एक तो आपका गट हो गया, और एक जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका जो है एक्लेजिया कार्डियो हो गया, जो कि मोटिलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन आपको जो है वो हर्निया से भी जो है वो हाइएटल हर्निया से रिगार्डिंग पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहां से भी जो है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज एक्लेजिया? एक्लेजिया बेसिकली इट इज अ मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। अब ये जो आपका एक्लेजिया कार्डिया है, इसमें होता क्या है, शुरू में जब मैं एनाटॉमी करवा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर आपका जो एसोफेगस और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो अगर ट्रांजिएंटली रिलैक्स हो तो आपको गर्ड देखने को मिलता है, लेकिन वही स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स ना हो, वो कंस्ट्रिक्ट रहे, तो आपको जो है वो एक्लेजिया कार्डिया देखने को मिलता है। तो इसमें जो है वो एक्लेजिया मीन्स एलईएस, फेलियर टू रिलैक्स, ठीक है, फेलियर टू रिलैक्सेशन ऑफ एलईएस, ठीक है। अब ये जो आपका एक्लेजिया कार्डिया है ये दो तरह से हो सकता है, ये प्राइमरी भी है, ये सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी से मुराद कोई ऐसी दूसरी डिजीज जो कि आपको ये एक्लेजिया कार्डिया करवा रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी में हमें क्या देखने को मिलता है। तो प्राइमरी है अगर, तो आपको लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन द ऑर्बिट प्लेक्सस, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन ऑर्बिट प्लेक्सस। एक ये रीजन आपने याद रखनी है, एक ये रीजन याद रखनी है कि लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों को फैक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी एक्लेजिया कार्डिया की तरफ, ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल जो है वो नहीं होंगे तो आपका स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं होगा। लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल जो है वो वेसल्स में भी देखा था कि वेसोडाइलेशन करता है, मतलब कि रिलैक्सेशन करता है उनकी वेसल्स की। तो जब लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो यहाँ पर भी जो आपको लॉस ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्राइमरी कंसर्न है, ये प्राइमरी काजेज है फॉर एक्लेजिया कार्डिया। सेकेंडरी में आ जाओ तो सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यूएसएमडी में वो टेस्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो कुछ इन्फेक्शन जो है, कुछ डिजीजेज जो है वो करवाती हैं। द फर्स्ट वन इज योर शगाज डिजीज, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी एक्लेजिया कार्डिया करवा सकती है, ठीक है। और ये कौन करवाता है? ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ब्रेसिला जोस्टर भी जो है वो भी करवा सकता है, ठीक हो गया। तो जब आपका एसोफेगस जो है वो रिमेन्स द कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा तो होगा क्या, आपका फूड एक्युमुलेट होना हो जाए, शुरू हो जाएगा। एक्युमुलेट होगा तो वहां पर आपको जो उससे रिलेटेड जो है फिर वो आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगी। तो क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाओ तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स फॉर द एक्लेजिया कार्डिया? तो कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन है तो वहां पर आप फूड खाओगे, आपके एंड तक जाएगा एसोफेगस के, लेकिन उसके बाद जो नहीं जाएगी, नहीं जाएगा तो आपको फिर डिसफिगर के सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली जो है वो मिडिल एज मैन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डिसफेगिया इज अ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम विद एक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। तो डिसफेगिया जो है आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके पैरामीटर्स हैं, और वही है कि आपको जो डिसफेगिया इनिशियली इट इज फॉर लिक्विड देन सॉलिड, लेकिन लेटर में जो है लेटर ऑन स्टेज में ये
सॉलिड प्लस लिक्विड का भी हो जाता है और यू कैन से कि मोस्टली जो है ये सॉलिड का जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब एक पेशेंट के फूड पाइप में खाना एक्यूमुलेट हुआ हुआ है तो रिजेटेशन होने के चांसेस हैं, तो आपको जो है वो रिजेटेशन भी इन पेशेंट में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर रिजेटेशन होगी तो वही जो खाना है आपके ट्रेके में जा सकता है, तो आपको जो है वो एस्पायरेशन निमोनिया होने के जो है वो चांसेस होते हैं, कफ होगी, लेरेंजाइटिस हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स रिगार्डिंग एक्लेजिया कार्डिया। अब आ जाओ इसका डायग्नोस, तो डायग्नोस पर हम जो है वो क्या देखेंगे, तो इसमें जो अपने इन्वेस्टिगेशन और चॉइस करनी है बेस्ट इनिशियल, ठीक है, लेकिन नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, बेस्ट इनिशियल जो है वो आपका जो है बेरियम स्वेलमिंग है, इज बेस्ट इनिशियल। ठीक है, इस पर आपको जो है बर्ड्स बीक साइन नजर आएगा। ठीक है, और मेगा एसोफेगस भी जो आपको नजर आएगा, मेगा एसोफेगस, ये भी आपको नजर आएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। जो आपका डायग्नोस्टिक है, और जो डायग्नोस्टिक होता है हमेशा बात रखेंगे, इट इज ऑलवेज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो डायग्नोस्टिक होता है उसने आपको बताना होता है 100% कि आया कि पेशेंट को ये सिम्टम डिजीज है या नहीं, तो वो आपका मैनोमेट्री। और हमेशा याद रखें कि मोटिलिटी डिसऑर्डर आपके जितने भी हैं, चाहे वो एसोफेजियल स्पाज्म है, चाहे वो नट ट्रैकर सिंड्रोम है, चाहे वो इक्लीजिया कार्ड है, उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो आपका हमेशा मैनोमेट्री ही रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद एंडोस्कोपी भी आप कर सकते हो। ठीक है, एंडोस्कोपी की इंडिकेशन वही है जो कि गर्ड में हमने देखेंगे, अगर तो 60 ईयर्स से ज्यादा एज है विद अलार्मिंग साइन, वेट लॉस, डिस्फेगिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप एंडोस्कोपी की तरफ जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज मोटिलिटी डिसऑर्डर एक्लेजिया कार्डिया। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट की तरफ बात करें, तो ट्रीटमेंट में जो है हम काफी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन करते हैं, लेकिन ये इस प्रोसीजर को करने के बाद जो है ये दोबारा जो है आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये बार बार आपको प्रोसीजर करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई ये जो है प्रोसीजर और चॉइस जो है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उसमें आता है कि आप एक्लीजिया कार्डिया में जो है ये परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा जो है बोtulinum टॉक्सिन आप कर सकते हो। ठीक है, एंडोस्कोपिक गाइडेड बोtulinum इंजेक्शन जो है वो दे सकते हो। ठीक है, और इसमें भी जो है रिकरेंस रेट होते हैं। So that's why this is also not a procedure of choice. ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, लेकिन दीज आर नॉट यूजफुल नाउ दीज डेज, नॉट यूजफुल नाउ दीज डेज। ठीक है, तो आपके पास जो चौथा ऑप्शन बचता है इक्लीजिया कार्डिया में, और वो है बचता है आपका पास सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट? हेलर मायोटमी। ये आपके पास जो है वो एक ट्रीटमेंट बचता है। ठीक है, और ये जो है वो डेफिनेटली आपके जो एक्लीजिया कार्डिया जो है उसको जो है ट्रीट करता है। अब ये जो हेलर मायोटमी में दो तरह से हो सकती है। ठीक है, एक तो पोएम प्रोसीजर होता है। पोएम प्रोसीजर ये होता है कि आप माउथ से जो है, पेशेंट के माउथ से जो एक एंडोस्कोप जो है पास करते हो। एंडोस्कोपी के जरिए आप क्या करते हो, उसकी जो सब म्यूकोजल लेयर है उसको टीयर करते हो। टीयर करने के बाद जो है वो विद अंदर से जो है आप जो है मस्कुलर फाइबर जो होते हैं एसोफेगस के उनको कट करते हो। लेकिन हेलर मायोटमी में क्या होता है, आप बाहर से जो है, बाहर वाली जगह से जो है वो जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं उनको कट करते हो, तो वो जो एसोफेगस है वो बल्ज आउट हो जाता है आपका वहां से। जब बल्ज आउट हो जाएगा तो मतलब कि वो जो कंस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, तो इजीली जो है वो फिर आपका पास हो सकता है। ठीक है, तो आगे मैं पिक्चर प्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हेलर मायोटमी क्या होता है, या पोएम जो ट्रीटमेंट है जिसको हम पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी कहते हैं, ये क्या होता है, ये आगे मैं आपको पिक्चर में अच्छे से समझा दूंगा। मैंने एक पिक्चर दी हुई आगे। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जब एसोफेगस बाहर आ जाएगा उस एरिया से, तो वो फिर रिलैक्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा।
नॉर्मली जो आपका एसोफेगस होता है। तो फिर क्या होगा, जब गैस्ट्रिक कंटेंट स्टोमक से एसोफेगस में जाएंगे तो आपको गर्ड की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है दोनों केसेस में। ठीक है, तो इस गर्ड को कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम साथ ही जो है वो फंडोप्लाइकेशन भी कर देते हैं, फंडोप्लाइकेशन भी जो है वो साथ कर देते हैं हेलर मायोटमी के साथ। ठीक है, तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब आ जाओ व्हाट इज सुडो सुडोएक्लेजिया। तो सुडोएक्लेजिया का मतलब ये है कि मलिग्नेंसी की वजह से जो है आपको एक्लेजिया लाइक जो है वो सिम्टम देखने को मिलेंगे, लाइक एडिनोकार्सिनोमा लोअर एसोफेगस का जो है वो कैंसर होता है। ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको एक्लेजिया लाइक अगर सिम्टम देखने को मिले तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो एक्लेजिया। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। These are the clinical presentation of the बर्ड बिग साइन। ठीक है, ये आप देख रहे हो बर्ड बिग साइन सीन इन एक्लेरिया कार्डिया। ठीक है, तो अब आ जाओ व्हाट इज डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, या हम इसको जो है आल्सो नोन एज डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म कहते हैं। तो इसका न्यू नाम यही है, डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म। आपकी वहां डोगरी बुक में डिफ्यूज लिखा हुआ है तो वो पुराना नाम है, लेकिन इसका जो नया नाम है वो डिस्टल एसोफेजियल स्पाज्म है। अच्छा, इसमें होता क्या है, बेसिकली इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिपीटेटिव सिमल्टेनियसली हाई एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, रिपीटेटिव सिमल्टेनियसली हाई लोअर एसोफेजियल कंट्रैक्शन विद हाई एम्पलीट्यूड जो वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं। ठीक है, और इसमें जो आपके एसोफेगस का प्रेशर है वो अबाउट 400 टू 500 मिलीमीटर ऑफ एचजी से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसमें जो है आप सीसी भी दे सकते हो, काम कर सकते हैं। अगर ये काम ना करे तो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें आपने जो है वो एक्सटेंडेड एसोफेजियल मायोटोमी जो है वो करनी है। ठीक है, एक्सटेंडेड सर्जिकल एसोफेजियल मायोटोमी। इसकी सिम्टम्स गर्ड डिस्फेजिया से रिलेटेड ही हैं, बाकी ये आपने जो है वो देख लेना। अब आ जाओ व्हाट इज नेट क्रैकर सिंड्रोम। तो नट क्रैकर सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अ पेरिस्टाल्टिक प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन 180 मिलीमीटर ऑफ एजी डेवलप्स इन एसोफेगस। ठीक है, और जो नेट क्रैकर सिंड्रोम जो है इसमें जो है जो गर्ड है वो एब्सेंट होता है, जो आपने बात याद रखनी है। डिस्टल एसोफेजियल स्पाज में जो है वो आपका गर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नट क्रैकर सिंड्रोम में जो है वो गर्ड की सिम्टम जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम। और डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज में जब आप बेरियम स्वेलमिंग करोगे तो आपको जो है वो कोक्स ट्यूब जो है वो अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर कोक स्क्रू अपीयरेंस, और ये जो है आपको डिस्टल एसोफेजियल स्पाज में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताना था कि आप जो है हेलर मायोटमी क्या होती है एक्लीजिया कार्डिया के में, और पोएम जो है पर ओरल जो एंडोस्कोपिक मायोटमी है वो क्या होती है। इसको हम कहते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। इसमें आपको जो है बाइट से चीरा देने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप क्या करते हो, आप मुंह के जरिए एंडोस्कोपी डालते हो और यहाँ पर आकर जो है आप सबम्यूकोजल लेयर को जो वो टीयर करते हो। जब वो टीयर करते हो तो होता क्या, आपका जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसी कंस्ट्रक्शन हुई भी है, तो आप इस मसल को जो है वो टीयर कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। जब टीयर कर दोगे तो ये वाला जो हिस्सा है इतना 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 ये मजीद खुल जाएगा, मतलब कि आपका जो खाना है वो इजीली जो है वो पास हो सकता है। लेकिन वही सिम्टम कि ये फिर पक्का पक्का खुला रह जाएगा, तो आपको जो है वो गर्ड की सिम्टम देखने को मिलेगी। तो गर्ड को अवॉइड करने के लिए आप साथ ही जो है वो फंडोप्लाइकेशन जो है वो कर देते हो। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। आपने फाइबर्स को जो है वो कट करना होता है ताकि जगह बनाए, स्पेस बनाई जाए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपने जो है बाहर से ऑपरेट करना होता है। ठीक है, हेलर मायोटमी में। ठीक है, हेलर
मायोटोमी। आप बाहर से कट देते हो, आप एसोफेगस तक पहुंचते हो, आपने जो है ऊपर लेयर को जो है जब कट लगाओगे तो होगा क्या, आपकी जो अंदर वाली जो लेयर है मसल की वो खुद ब खुद जो है बाहर की तरफ आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? बिकॉज ऑफ एक्लेजिया कार्डिया की वजह से अंदर से प्रेशर है, एसोफेगस पर प्रेशर है, तो वो उसको जैसे ही एस्केप होने के लिए जगह मिलेगी तो आपका एसोफेगस है यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर आपने जो है ट्रांसफर्सली जो है यहाँ पर स्टिचेस कर देने हैं, ठीक है। सो आपका जो है ये ट्रीटमेंट खत्म मुकम्मल हो जाएगा। हेलर मायोटोमी में हम ये करते हैं। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ हेलर मायोट सॉरी एक्लेजिया कार्डिया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज एसोफेजियल डिजीजेस। अब हमारे पास कैंसर रह गया, कुछ डिजीज रह गई हैं जैसे कि मिलिट्री वेस्ट ईयर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद जो है एसोफेजियल परफोरेशंस, कोरोसिव इंजरीज रह गई हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो एसोफेगस कैंसर है वो रह गया। बहरहाल वीडियो खत्म करने से पहले हमेशा की तरह हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, ताकि जो है हमें पता लगे कि हम जो है वो कितने पानी में। तो पहला क्वेश्चन है, a 52 years old woman is evaluated for 3 years history of chronic heartburn digestion that only partially responds to our the counter antacids। 52 years old age उसकी उम्र है। She has no alarming symptoms such as dysphagia, anemia or weight loss। Which of the following is most appropriate initial management step to establish a diagnosis and guide further therapy? ठीक है, तो ये गट का टिपिकल केस है, ठीक है। वो एंटासिड्स ले रही थी लेकिन एंटासिड से जो है उसको रिस्पांस नहीं मिला इतना, ठीक है। और उसकी एज है 52 ईयर्स ओल्ड है, और वो कह रही है कि मुझे अलार्मिंग सिम्टम नहीं है। वो नहीं कह रही, आपने खुद देखा है, तो उसको अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मैनेजमेंट है, वो आपके पास पहली मर्तबा आई है। तो 24 आवर एम्बुलेटरी एस्फेगर नहीं, ये हमने कब परफॉर्म करनी है, जब आप पीपीआई का ट्रायल दे देते हो, लेकिन पीपीआई का ट्रायल देने के बाद भी जो है वो सिम्टम्स आपको देखने को जो है वो नहीं देखने को सॉल्व नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन एसोवेजल मैनोमेट्री। तो मैनोमेट्री हमेशा जो है मोटिलिटी डिसऑर्डर में आप करते हैं, तो ये तो वैसे नहीं बनता। एक बात और हमेशा आपने याद रखनी कि आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें से दो नहीं तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि टोटली ही बोगस होगा, जिसकी कोई उस क्वेश्चन के साथ सेंस ही नहीं बन रही होगी। तो ये आपको तभी मालूम होगा जब आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की वजह से ही आप तुक्का लगाते हो तो आप पास हो सकते हो। तो थोड़ा बहुत जो है आपने कोशिश करनी है, पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैनोमेट्री जिसने पढ़ा कि मैनोमेट्री इज ओनली यूजफुल टू डिटेक्ट मोटिलिटी डिसऑर्डर, तो यहाँ पर मोटिलिटी डिसऑर्डर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैनोमेट्री तो वैसे ही यहाँ पर ऑब्सोलीट हो गया। एम्पिरिकल ट्रायल ऑफ वंस डेली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, इमीडिएट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी नहीं। अगर फेलियर टू द पीपीआई ट्रीटमेंट होगा तो फिर हम जो है एंडोस्कोपी करेंगे, साथ ही जो है फिर हम 24 आवर एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग भी जो है करेंगे। तो योर राइट आंसर इज पीपीआई ट्रायल। Second question is that a 50 years old man with persistent treatment refractory heartburn undergoes evaluation for anti-reflux surgery. His upper endoscopy shows no mucosal breaks or Barrett esophagus to definitely establish pathological acid exposure। वो कह रहा है कि आपने अब डेफिनेटली जो है वो एक्सपोजर को देखना है कि है या नहीं। एनटीपी कोरिलेट हिज एटिपिकल सिम्टम्स विद रिफ्लक्स एपिसोड्स बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मोडेलिटी शुड बी परफॉर्म, ठीक है। तो बेरियम एसोफेगोग्राफी विद फ्लोरोस्कोपी नहीं, ठीक है। एम्बुलेटरी 24 आवर, तो दिस इज योर राइट आंसर। वो पूछ ही ये रहा है कि आपने डेफिनेटली एसिड एक्सपोजर को जो है वो देखना है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप करोगे। तो 24 आरपीएच जो है यही हमारा बेहतरीन टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे हमें एसिड एक्सपोजर का पता चलता है इन एसोफेगस। हाई रेजोल्यूशन एसोफेजियल मैनोमेट्री, तो अगेन ये आपका बोगस ऑप्शन है, ये बनता ही नहीं है कहीं से भी। एम्पिरिकल ट्रायल और ट्विस्ट डेली, ऑलरेडी वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी ट्रीटमेंट है, तो आपने जो है वो नहीं जाना इसकी तरफ, ठीक है। और उसने वैसे भी पूछा भी आपको डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है, तो डायग्नोस्टिक मोडेलिटी नहीं है, ये ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ तो 60 years old man with chronic medication refractory gastroesophageal reflux disease is evaluated by a general surgeon for permanent surgical correction. He wishes to avoid lifelong daily antacid therapy and want to restore the mechanical competency of his lower esophageal sphincter. Which of the following intervention represent the standard surgical procedure designed to reconstruct the anti-reflux barrier in this patient? ऑप्शन ए है, वो कह रहा है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है
जिससे इसका जो सिम्टम्स हैं, एंटीरियर रिफ्लक्स सिम्टम्स है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऑप्शन ए, पार्शियल और टोटल रैप ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस अराउंड द डिस्टल एसोफेगस। तो दिस इज योर राइट आंसर। हम फंडोप्लाइकेशन करते हैं, चाहे वो 360 है उसको हम नाइजन फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, या 270 या 180 डिग्री की जो है हम फंडोप्लाइकेशन करते हैं। तो ये आपका आंसर है। बाकी जो है क्वेश्चन, बाकी आंसर जो है वो नहीं बनते। A 67-year-old woman present to the emergency department with sudden severe chest and upper abdominal pain, intractable retching without protective vomiting, and an inability to pass a nasogastric tube. A computer tomography scan of the chest demonstrates that the gastric fundus has rolled up into the thorax immediately adjacent to the esophagus, while the gastroesophageal junction remains normally positioned below the diaphragm. अब वो पूछ रहा है which of the following best classify this type of hiatal hernia and its primary clinical risk। तो वो पूछ रहा है कि आपका फंडस जो है वो हर्निएट हो चुका है लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल, नॉर्मल एल्स, ठीक है। तो कि कौन सी टाइप ऑफ हर्निया और कौन सा रिस्क जो है इसके साथ प्रेजेंट है। तो टाइप 3 है। तो टाइप 3 हमने देखा था कि वो आपका जो है उसमें आपका एलईएस भी हर्निएट होता है और फंडस भी होता है, तो ये नहीं हो सकता। टाइप 1 में सिर्फ आपका एलईएस हर्निएट होता है। टाइप 4 में आपका जो है वो कोई भी पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है वो हर्निएट होता है, ठीक है। टाइप 2 में जो है बेसिकली दिस इज योर राइट आंसर। टाइप 2 पैरासोवेजियल हर्निया, हाई रिस्क ऑफ एक्यूट गैस्ट्रिक स्ट्रैंगुलेशन, इस्कीमिया एंड परफोरेशन। तो दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि वल्वोलस होता है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन उसको कहते हैं जिसमें आपका जो कोई भी एब्डोमिनल पार्ट का हिस्सा जो है वो एक नैरोएस्ट एरिया से जो है वो हर्निएट हो जाए। हर्निएट होने के बाद जब हर्निएट होगा तो जारी बात है उसमें से वेसल, उस एरिया को सप्लाई करने के लिए वेसल्स भी होती हैं, तो वेसल भी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो वहां पर स्ट्रैंगुलेशन का खतरा होता है। स्ट्रैंगुलेशन, इस्कीमिया, परफोरेशन, जारी बात है जब वहां पर नेक्रोसिस होगी तो वहां पर अल्सर होंगे बनेंगे, तो परफोरेशन के भी चांसेस होंगे। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन, टाइप 2 पैरासोवेजियल हर्निया, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फंडस जो है वो हर्निएट होता है। अगला क्वेश्चन है, a 68 years old woman present with acute severe epigastric pain, wrenching without vomiting, and inability to pass a narrow gastric tube. CT scan shows the gastric fundus herniating into the thorax adjacent to a normal position gastroesophageal junction. Which of the following is most appropriate next step in management for this patient? वो कह रहा है कि टाइप 2 हियाटल हर्निया के साथ, पैरास्फेजियल हर्निया के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि बेस्टनेस मैनेजमेंट क्या है। एम्पिरिकल ट्राई ऑफ हाई डोज इंट्रावेनस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो ये बिल्कुल भी नहीं बनता, बिकॉज उसका एलईएस जो है वो इंटैक्ट है, वो सही है। यहाँ पर गढ़ की आपको सिम्टम नहीं देखने को मिलेगी। गढ़ की सिम्टम्स आपको टाइप 1 में, टाइप 3 में देखने को मिल सकती है, टाइप 2 में नहीं देखने को मिलेगी, टाइप 3 में भी, टाइप 4 में भी जो आपको नहीं देखने को मिलेगी। अर्जेंट सर्जिकल रिडक्शन एंड इंडेफिनेटिव हर्निया रिपेयर, तो दिस इज योर आंसर, बिकॉज ऑफ मैंने पहले ही बताया कि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 these all are your surgical emergencies। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रैंगुलेशन का, इनमें इस्कीमिया का, इसमें जो परफोरेशन का, वल्वुलस का जो है खतरा होता है, इसलिए जो है द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी हमने जो है वो देखने ही नहीं है। A 68 years old man present with chronic dysphagia, nocturnal regurgitation of the foul smelling undigested food eaten hours। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जो आपका जेंगर वर्टिकलम होता है ये मोस्टली 60 ईयर से जो है वो ज्यादा 60 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। And noticeable guarding sound on his neck when swallowing. Which of the following describe the underlying anatomical defect responsible for this condition? तो मैंने बताया था कि आपका जो जेंकर वर्टिकुलम होता है ये बेसिकली पल्शन टाइप होता है, नॉट ट्रैक्शन टाइप, ठीक है। तो बी ऑप्शन वैसे ही नहीं बनता। एपिफेनेनिक ये भी नहीं बनता। कंजेनिटल डुप्लीकेशन ऑफ द ये भी नहीं बनता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, पल्शन थ्रू अ वीकनेस बिटवीन थायरोफ्रेंजिस एंड द क्रिकोफ्रेंजियस मसल किलियन ट्रायंगल। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है दो क्वेश्चन। अ 42 years old woman present with progressive difficulty swallowing both solids and liquid along with regurgitation of the bland and digested food। Perium swallow reveals dilated esophagus, जिसको हम मेगा esophagus कहते हैं, tapping into a classic but big triad deformity। Which of the following manometric finding is pathognomic for the confirming this diagnosis? तो high amplitude वो ऑप्शन ए है, high amplitude simultaneous non peristaltic contraction throughout the distal esophagus। तो ये आपको जो है डिस्टल एसोफेजियल स्पाज में जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाई एम्पलीट्यूड होती हैं, सिमल्टेनियसली होती हैं, नॉन पेरिस्टाल्टिक इन नेचर होती हैं, थ्रू आउट द डिस्टल एसोफेगस भी आपको देखने को मिलती हैं।
खाली एलईएस पर की बात नहीं हो रही, डिजिटल एसोफेगस में देखने को मिलती है, तो दिस इज योर डिजिटल एसोफेगस पाथ, ठीक है। को कंप्लीट एब्सेंस ऑफ peristaltic coupled with incomplete lower esophageal sphincter relaxation. So this is your right answer. Option B is your right answer. ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सीवियर हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर विद नॉर्मल प्रेशर पेरिस्टाल्टिक प्रोपगेशन। ये आपको जो है हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एक कंडीशन उसमें देखने को मिलती है, हाइपर टेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में जो इसको हम जैक हैमर, आई थिंक जैक हैमर एसोफेजियल भी कहते हैं, अब मुझे शायद याद नहीं है, आई थिंक सो जैक हैमर ही है, ठीक है। हाइपरटेंसिव होता है। फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस रेट्रोग्रेड कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम द डिस्टल म्यूकोसल जंक्शन, तो ये भी जो है आपका नहीं बनता। A 50 years old woman with confirmed eclasia cardia is evaluated for definitive therapy. He is healthy, good surgical candidate who wishes to undergo treatment option associated with the longest lasting relief of the dysphagia. Which of the following modalities offer the highest rate of long-term symptom relief and durability for this treatment? Endoscopic pneumatic balloon dilation नहीं, क्योंकि ये भी जो है रिकनेस करवा देगा, तो ये आपको जो है रिकनेस देखने को मिलेगा। लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटोमी कंबाइंड विद पार्शियल फंडोप्लाइकेशन, सो दिस इज योर राइट आंसर। आप हेलो और मायोटोमी कर सकते हो, या तो आप कोएम प्रोसीजर कर सकते हो अलोंग विद पार्शियल फंडोप्लाइकेशन टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गट, सो दिस इज योर राइट आंसर। रिपीटेड एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन नहीं, ये भी आपको जो रिकनेस करवाएगा। ओरल फार्माकोलॉजिकल ये तो वैसे ही जो है अब ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इन द मेडिकली ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया कार्डिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द एसोफेगस पार्ट 1। अब जो हमारे बाकी जो टॉपिक रहेंगे वो भी इंशाल्लाह जो है हम अगली वीडियो में खत्म करके जो हम स्टोमक की तरफ आएंगे। स्टोमक के भी जो वो दो तीन पार्ट होंगे, फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको जो है जीआईटी की जितनी भी सर्जरी जो है वो खत्म करवा दूं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनको बेरेट एसोफेगस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, एससीक्यू, ठीक है। और उनको जो हाइटल हर्निया के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन एससीक्यू के लिए आपको बेरेट एसोफेगस से रिलेटेड या गट से रिलेटेड जो है आपको पूछा जा सकता है। सो ये दो जो है एमसीक्यूज से रिलेटेड जो है ये दो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज आर, बाकी एमसीक्यू से रिलेटेड जो है बाकी सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, हाइटल हर्निया इंपॉर्टेंट है, आपका जो है गट है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो एक्लेजिया कार्डिया ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। बहरहाल आपने जो है लेक्चर लेने के बाद एक मरतबा गो थ्रू जरूर होना है। इतना अच्छे से जरूर करवाया कि आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको जो है बुक पढ़ने का शौक पैदा हो। बुक जब आप रफली रीडिंग करते हो तो आपका जो फिर जो है वो दिल उकता जाता है। जब आप लेक्चर के साथ बुक रीडिंग करोगे तो आपका फिर जो है वो दिल लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने बुक रीडिंग लाजमी करनी है, वो आप सीखे कर सकते हो। आप हाफ डोगर की बुक पकड़ के जो है, मैं सर्जरी वहीं से करवा रहा हूँ, हाँ साथ में जो है वो डिस्टेंस पहले से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी उठाकर डाल रहा हूँ, ताकि जो मिसिंग है वो हाफ डोगर से। देखो कोई भी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने एक प्राइमरी बुक रखनी है जिसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उस प्राइमरी बुक में जो चीजें मिसिंग है आपने दूसरी बुक से सर्च करके उसमें पुट कर देनी है, ठीक है, स्टिकी नोट्स बना लेने हैं। सो आपने इस तरह से लेकर चलना है। बाकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है एमसीक्यू की। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर लेक्चर के साथ जो है वो एमसीक्यू की थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस करवा दी जाए, ताकि आपको पता लगे किस तरह के एमसीक्यू जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।